हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चर्चा किया कि दर्पण की विभिन्न स्थितियों के लिए, दर्पण के सामने वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा, इसको हमने किरण आरेख की सहायता से बनाकर सीखा अच्छे से। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि जैसे हम लोग अभी जो स्थितियां चर्चा कर रहे थे वो कैसे कह रहे थे, P से F के बीच में, F से C के बीच में, ऐसे पर हम स्थिति बता रहे थे। लेकिन समझिए, अगर हमें एग्जैक्ट स्थिति पूछा जाए कि वस्तु जो है दर्पण से इतना दूर है या प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, दूरी एग्जैक्ट बताइए, डिस्टेंस बताइए, तो हम जो है अभी की चीजों के हिसाब से डायरेक्टली उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमें स्थिति चाहिए, मेजर करना पड़ेगा हमें। अगर इसका अर्थ है उसके लिए हमारे पास कोई रिलेशन होना चाहिए, या तो इसकी हेल्प से हम चीज को डिटरमाइन करें, डिस्टेंसेस को डिटरमाइन करें। तो स्टूडेंट, जब हम वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति के बीच में रिलेशन लाने के लिए हम किसी वो फार्मूला तैयार करते हैं, या कहें अगर हम एक फार्मूला डिराइव करें, एक फार्मूला ऐसा रहे जो वस्तु की स्थिति में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में रिलेशन लाए, तो वही फार्मूला कहलाता है मिरर फार्मूला, अर्थात दर्पण सूत्र। एक ऐसा सूत्र जो संबंध बताता है कि वस्तु अगर दर्पण से इतनी दूरी पर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा, जहां की दर्पण का एक मुख्य गुण भी शामिल रहना चाहिए, क्योंकि स्थिति तो दर्पण पे भी निर्भर करती है। तो दर्पण का हम जानते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उसकी फोकस दूरी, अर्थात वस्तु की दूरी के साथ प्रतिबिंब की दूरी में जो निर्णायक भूमिका अदा करेगा वो है उसकी फोकस दूरी। इसलिए उस सूत्र में फोकस दूरी का भी रहना अनिवार्य है। तो हम लोग संबंध देखने जा रहे हैं किसमें, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, और इन सब के बीच में जो संबंध है वही दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं उसको, या इंग्लिश में कहते हैं मिरर इक्वेशन। तो आइए, वैसे स्टूडेंट एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि क्लास 10th के सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है। मीन्स आपसे एग्जाम में कभी भी नहीं कहा जाएगा कि डिराइव द मिरर फार्मूला, डिराइव द दर्पण सूत्र को सत्यापित कीजिए या प्रतिस्थापित कीजिए, उसको लाइए, ऐसा कभी नहीं कहा जाएगा। ये सिर्फ हम कर रहे हैं आपकी समझ के लिए, आपके अंदर, ताकि समझ विकसित हो, ताकि आप चीजों को समझे कि हम यहाँ पर प्रश्नों को कैसे हल करेंगे या चीजें कैसे आई हैं, आपको बता रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। तो स्टूडेंट, आइए हम कर लेते हैं। बस याद रखिएगा, ये आपके 10th के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो इसको सिर्फ आपको जानना है, बहुत ज्यादा इसको लेकर चिंतित नहीं होना है या सोचना नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए अगर हम फार्मूला लाना चाह रहे हैं, उनके बीच में संबंध लाना चाह रहे हैं, तो हमें किसी केस को लेकर चलना पड़ेगा ताकि हम चीजों को समझ सके। इसके लिए हमने यहाँ पर अवतल दर्पण का केस लिया है, जिसमें वस्तु हम इसमें कहीं भी रख सकते हैं, सिंपलिसिटी के लिए हमने मान लिया है कि वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है। तो इसका इमेज हम जानते हैं पहले से कहाँ बनेगा, बिटवीन C एंड F। और हम जानते हैं प्रतिबिंब निर्माण के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है जो वस्तु से होकर चले। हम जानते हैं एक प्रकाश किरण हमेशा C से लेते हैं, आसान पड़ता है इसलिए जनरली, तो C से लेते हैं तो इसी मार्ग पर लौट जाएगी। और मुख्य अक्ष के समांतर भी हम ले सकते थे स्टूडेंट, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर कैलकुलेशंस करना है और डिस्टेंसेस को मेजर करना है, तो डिस्टेंसेस के लिए जनरली थोड़ा सा यहाँ पर हम ट्रायंगल्स के कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करना है हमें, इसलिए हमने यहाँ पर एक लाइट रे लिया है इंसिडेंट एट पोल। तो हम जानते हैं इसके बारे में भी कि अगर लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, अर्थात जितना कोण यहाँ पर मुख्य से ऊपर होगा, मुख्य से नीचे भी उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। तो आइए स्टूडेंट, थोड़ा सा हम यहाँ पर कैलकुलेशन देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। हम जानते हैं स्टूडेंट कि डिस्टेंसेस की अगर बात करें तो सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है ये होता है रेडियस, इसको हम जो है रेडियस के नाम से जानते हैं। सेंटर के सीध में जो डिस्टेंस होगा ये कहलाता है रेडियस। जो ऑब्जेक्ट है उसकी दर्पण से जो दूरी होती है इसको हम
लेटर U से डिनोट करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिस्टेंसेस को U और V से डिनोट करना है। अब ऑब्जेक्ट और इमेज में ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, फिर इमेज बनती है, हालांकि दोनों चीजें साथ में होती हैं, लेकिन हम जनरली ऑब्जेक्ट का नाम पहले लेते हैं। तो U और V में U पहले आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि ऑब्जेक्ट के लिए U हम यूज करते हैं और इमेज डिस्टेंस के लिए V डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इमेज बना है, तो मान लीजिए हमने इसके लिए V यूज किया है। यहाँ से सारी डिस्टेंस स्टूडेंट हम जानते हैं कि दर्पण के पोल से नापी जाती है। तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है U, पोल से इमेज की डिस्टेंस है V। सेंटर की बात करें तो सेंटर की जो डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू फोकल लेंथ के डबल होती है। मींस इसको हम 2f से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लोग जो है ट्रायंगल्स की सिमिलर ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, जल्दी से आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं। स्टूडेंट हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, सिमिलर को हिंदी में कहते हैं समरूप, अर्थात जिसका रूप सम मतलब समान हो, देखने में एक जैसे हो, उनको हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हम जानते हैं ट्रायंगल में मुख्य जो उसका शेप डिजाइन होता है उनके एंगल से होता है। तो अगर दो ट्रायंगल हैं ऐसे जो देखने में एक जैसे हैं तो ये सिमिलर कहलाते हैं। और इस केस में ऐसा कब होता है, जब इनके एंगल सेम हो। ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनके एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। हालांकि इसके कई क्राइटेरिया है, लेकिन जनरली यहाँ पे शेप को भुजा और इसका कोण मींस एंगल और साइड डिफाइन कर रहे हैं। तो कुल मिला के मेनली जो इसका शेप होता है तो एंगल से डिसाइड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगे। इसकी ये प्रॉपर्टी जो हमें यूज करना है ये है कि अगर सिमिलर है, रेशियो इनका जो है स्वरूप समान है, तो अगर कोई एक साइड का दूसरा साइड के बीच में जो संबंध होगा, अर्थात एक दूसरे के साथ जितना टाइम्स होगा, मीन्स जितना फ्रैक्शन हो गया, या हम कहो जो उसका रेशियो होगा वही दूसरे का दूसरे से होगा, तीसरे का तीसरे का, मीन्स इसके सभी जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनके साइज का या उनके डिस्टेंसेस का रेशियो सेम होगा। तो हम कह सकते हैं इनके साइड्स का रेशियो, जैसे ट्रायंगल मान लीजिए है ABC, ए है PQR, एंड लेट इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. In this case we can write the ratio of their corresponding sides will be equal. Means अगर हम AB देखें तो AB के जैसा यहाँ का कौन सा हिस्सा है AB की जगह पे आ रहा है, वो है PQ भुजा। तो हम कह सकते हैं कि AB बाई जो PQ होगा, अब देखिए इसका हम पहले वाला ट्रायंगल के लिए है तो दूसरी भुजा भी उसी का लेंगे। मीन्स BC यही किसके बराबर होगा, BC बाई QR के, और यही होगा AC बाई PR के। तो इसी प्रॉपर्टी का हम ट्रायंगल की इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर थोड़ा सा यूज करेंगे स्टूडेंट। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। मींस जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं, उनकी भुजाएं समानुपाती होती है, अर्थात एक भुजा जिस अनुपात में होगी वही संगत भुजा दूसरे अनुपात में सेम अनुपात में होगी, तीसरी संगत भुजा भी सेम अनुपात में होगी। मींस देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देख पाएंगे कि दो ट्रायंगल अगर हम सबसे पहले लें, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A'(B')C। ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A'(B')C, इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो एंगल C है दोनों में कॉमन है, और दोनों ट्रायंगल पर एंगल C वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे। सिंगल सी बात है, सिंपल सी, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और यहाँ पे जो कोण B है
वो कोण बी डैश के बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री है। इसका अर्थ है तीसरा कोण स्वतः समान हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग एक समान होता है, वह है 180 अंश। तो 180 डिग्री होने के कारण हम कह सकते हैं कि सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के। सभी चीजें यहाँ पर स्टूडेंट हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि जो है हमारे पास स्पेस भी थोड़ा सा कम है। तो आप देख पा रहे हैं कि इनका जो अगर शेप जो है सिमिलर है, तो इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो इक्वल होगा। अब स्टूडेंट जरा समझिएगा, यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हमें जब भी डिस्टेंसेस की जरूरत पड़ती है, मींस लेंथ जो भी हम ऑप्टिक्स में मेजर करते हैं, जनरली along द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, मींस मुख्य अक्ष पर या तो डिस्टेंस नापते हैं या तो वस्तु की ऊंचाई नापेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई नापेंगे, मतलब मुख्य अक्ष के लंबवत नापेंगे। अर्थात जो दूरियां हमें जरूरत पड़ती हैं मुख्य अक्ष के अलोंग या तो मुख्य अक्ष के लंबवत। तिरछा वाला जो दूरी है इसका कोई जरूरत हमें नहीं पड़ता है, ये कभी पूछा नहीं जाता। तो हम लोग जो है तिरछा वाला डिस्टेंस को मींस जो ये साइड है ए सी, इसको हम नहीं यूज करेंगे। हालांकि यहाँ पहले एक बार लिख ले रहे हैं, मीन्स अगर रेशियो की बात करें तो ए बी बाई यहाँ पर आएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। अब ए बी बाई ए डैश बी डैश लिए हैं, मीन्स क्या होगा किसके बराबर, दूसरी भुजा ले तो बी सी बाई, यही बराबर होगा बी सी बाई बी डैश सी, और यही बराबर होगा तीसरी भुजा मींस ए सी बाई ए डैश सी। लेकिन स्टूडेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ए सी वाली भुजा है ये तिर्यक लंबाई है और इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती, तो इसको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, नहीं तो झूठ मूठ कर सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, लेट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। आइए एक जगह से और रिलेशन देखते हैं स्टूडेंट। आप एक और ट्रायंगल ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, इन दोनों को जरा ध्यान से देखिए। आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल ए बी पी का एंगल बी 90 है, यहाँ पर एंगल बी डैश 90 है। ए बी पी का यहाँ पर एंगल पी पर जो कोण बन रहा है वही दूसरे एंगल का ट्रायंगल का कोण बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर इधर एंगल है आई तो इधर का भी एंगल होगा आई, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, तो तीसरा कोण भी अपने आप स्वतः समान हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रायंगल ए बी पी ये सिमिलर फिर से हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के। इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मींस वी कैन राइट ए बी बाई ए डैश बी डैश इट शुड बी इक्वल टू, हम फिर से तिर्यक लंबाई जो है उसको छोड़ देंगे और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो कौन सी साइड आ रही है आपकी, पी बी या बी पी बाई बी डैश पी, और यही बराबर होगा ए पी बाई ए डैश पी। लेकिन ये जो लंबाई है चूंकि ये तिर्यक है इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, तो हम इसको मिटा देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, रह के यहाँ पे सिर्फ परेशान करेगा। ठीक है, लेट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्वतः आपके मन में आएगा कि यहाँ पर कुछ तो रिलेशन बन रहा है इनके बीच। क्या आप साफ देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। मींस हम कह सकते हैं कि बी सी बाई बी डैश सी मींस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। मींस बी सी बाई बी डैश सी का मान किसके बराबर होगा, बी पी बाई बी डैश पी। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसी से हम लेकर आगे चलेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्पेस की प्रॉब्लम है, इसलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है,
देखिए स्टूडेंट, यहाँ के बाद चले अगर अब हम जानते हैं कि हमें हमारा लक्ष्य ये रिलेशन नहीं लाना था। हम क्या चाह रहे थे? हम चाह रहे थे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ, मतलब फोकस दूरी, इनमें रिलेशन लाना। तो हमें उनके टर्म में लिखना पड़ेगा। और हम जानते हैं ये सभी डिस्टेंस, देखिए बी सी, बी डैश सी, ए बी पी, बी डैश पी, ये सभी दूरियां मुख्य अक्ष पर है। तो मुख्य अक्ष पे जो भी दूरियां होती हैं स्टूडेंट, हम जानते हैं कि इनको कहां से मेजर किया जाता है? बाय कंसीडरिंग पॉइंट पी दैट इज पोल एज ओरिजिन। पॉइंट पी मतलब ध्रुव को हम ओरिजिन या कहें कि मूल बिंदु मानते हुए दूरियां नापते हैं, अर्थात सारी दूरियां कहां से नापेंगे? पी से। तो इन दूरियों को हम पी से दूरियों के संबंध में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे बीसी जो दूरी है, इसको हम पी से दूरी के संदर्भ में कैसे लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि बीसी का मान इस टोटल दूरी में से इतना निकाल देंगे तो बीसी का मान आ जाएगा। मतलब बीसी बराबर होगा पीबी माइनस पीसी, क्योंकि सारी दूरियों की शुरुआत कहां से करना है? पी से। तो बीसी को हम लिख सकते हैं, दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज पी, बीसी को लिख सकते हैं पी बी माइनस पीसी इन द सेम वे बटे बी डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? बी डैश सी। इसको भी हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश इक्वल टू, अब नीचे वाली देखिए ये दूरी है स्टूडेंट पी बी और पी डैश, पी बी डैश, ये दोनों पी से ऑलरेडी है, तो इनको हम डायरेक्ट लिख देंगे, बराबर होगा पी बी डिवाइडेड बाई पी बी डैश। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए हम चाहें तो डायरेक्ट इनकी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। देखिए पीबी की वैल्यू, स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, जो हमने शुरू में ही चर्चा किया था कि जब हम कभी भी वैल्यू प्लेस करना होगा डिस्टेंसेस की, तो हम साइन कन्वेंशन तुरंत ध्यान में लाएंगे। हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे डिस्टेंसेस को। हम जानते हैं कि जो डिस्टेंसेस लेफ्ट में होती है यहाँ से, उनको हम नेगेटिव में लेते हैं, और जो राइट में होती है उनको पॉजिटिव में लेते हैं। तो यहाँ पे जो पीबी है, इसकी वैल्यू देखिए क्या होगी? पीबी, ए है यू, ये दूरी का मान है यू, चूंकि ये लेफ्ट में है तो इसको हम लिखेंगे माइनस यू। ओके, फिर माइनस पी सी, पी से सी की डिस्टेंस जो कि कितनी है? 2f, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 2f। क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि ये बाएं तरफ है, इक्वल डिवाइडेड बाई पी सी, फिर से तो ये माइनस 2f माइनस फिर से पी बी डैश। तो पी बी डैश का वैल्यू देखिए क्या है? प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी है v, लेकिन लेफ्ट में है तो माइनस v, इक्वल टू पीबी बाई पीबी डैश। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस यू डिवाइडेड बाई माइनस v। ओके, कितना आसान था। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस यू प्लस 2f डिवाइडेड बाय माइनस 2f प्लस v इक्वल टू यहाँ आएगा u बाई v। हम जानते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तिर्यक गुणन करें अगर तो हमें मिलता है यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस uv, ये हो जाएगा प्लस 2vf इक्वल टू माइनस 2uf प्लस uv। आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, यहाँ पे तीन ही टर्म है, uv और f, और तीनों यहाँ पे दो दो के पेयर में, यहाँ पे है uv और यहाँ भी uv, तो uv वाला टर्म हम एक साथ ले ले, बाकी अलग अलग है। तो इसको हम अगर रीअरेंज करें तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये वाला हम अगर लेफ्ट में लाएं और ये वाला टर्म हम राइट में ले जाएं तो क्या हो जाएगा? 2uf प्लस 2vf इक्वल टू 2uv। ध्यान से देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही रिलेशन आएगा। हम इरेज कर दे रहे हैं स्टूडेंट ऊपर का जरा। यहां पर देखिए,
अगर हम और सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर देखिए हर जगह यू एफ यू वी एफ ये टर्म हमेशा दो दो में आ रहे हैं। हम चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहली बात तो दो सभी में कॉमन है तो इसको कॉमन लेकर डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम पूरे को यू वी एफ से डिवाइड कर दें, यहाँ देखिए 2 पहली बात कैंसिल हो जाएगा सब में, और पूरे समीकरण को यू वी एफ से अगर हम डिवाइड करें, पूरे समीकरण को यू वी एफ से डिवाइड कर दें से भाग देने पर आप देखेंगे क्या आ रहा है, यहाँ पे यू एफ है और यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो यू एफ से यू एफ कट जाएगा, क्या बचेगा 1/v, यहाँ बचेगा 1/v प्लस ए है वी एफ, इसको यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो वी एफ कट जाएगा, क्या बचेगा u, तो 1/u इक्वल टू यहाँ पर u भी है तो यहाँ पर बचेगा f, 1/f। तो ये जो स्टूडेंट रिलेशन आपको मिल रहा है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही कहलाता है मिरर इक्वेशन। ये देख रहे हैं ये क्या है, रिलेशन, एक संबंध है किसके किसके बीच में, u, v और f के बीच में, जहां पर कि तीनों क्या क्या है हम जान रहे हैं। u क्या है, जहां तीनों क्या है, इन संकेतों के क्या अर्थ है, जहां की u क्या है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है फोकस दूरी। अब स्टूडेंट इसको जरा समझिए, हम जान रहे हैं कि ये जो है साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए ये रिलेशन लाया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी हम इस फार्मूला का यूज करेंगे तो वैल्यूज का साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे उनका मान, मींस चिन्ह हम ध्यान में रखते हुए। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट, चूंकि हम जैसे ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं तो u का मान सामान्यतया जब भी आप देखेंगे तो निगेटिव रहेगा। v जो है डिपेंड करेगा क्या आ रहा है, प्लस या माइनस, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। रही बात फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी स्टूडेंट हम जानते हैं, देखिए हम जान रहे हैं कि कन्वेक्टिव मिरर अर्थात अवतल दर्पण हम जब भी लेंगे तो इसका मुंह लेफ्ट में रहेगा। लेफ्ट में तो दर्पण का मुंह हमेशा रहना ही है, लेकिन इसका केंद्र भी लेफ्ट में है तो इसका फोकस भी लेफ्ट में आएगा, फोकस दूरी भी लेफ्ट में रहेगी, अर्थात फोकस दूरी का मान निगेटिव होगा। यही अगर उत्तल दर्पण रहता तो उत्तल दर्पण का सेंटर दाहिने साइड रहता तो उसका फोकस दूरी भी दाहिने साइड रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। अर्थात फोकस दूरी का मान रखते समय हम ध्यान देंगे कि दर्पण कौन सा है। अगर ये उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी का मान हम क्या रखेंगे पॉजिटिव, और अगर ये अवतल दर्पण है तो प्रश्न को हल करते समय फोकस दूरी का मान निगेटिव रखेंगे। इस तरह से हम जो है इन चीजों का ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर यह रिलेशन 3 चरों के बीच का है। चरों का मतलब वेरिएबल्स, यहाँ 3 वेरिएबल्स आर प्रेजेंट u, v एंड f, जिसमें से अगर किसी 2 का वैल्यू हमें पता हो तो इस फार्मूला में रखकर थर्ड का मान हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और थर्ड का जो साइन आएगा उससे हम समझ जाएंगे कि उसकी स्थिति क्या है। ओके, चलिए अच्छा आगे चलते हैं स्टूडेंट। अभी हम थोड़ी देर में इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, और इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, आइए उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अभी जो है समय हमारे पास है, हाँ, तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स थोड़ा सा इस पर सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हमें इस पर जो भी प्रश्न आएंगे उनको किस तरह से हल करना है, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक पर चर्चा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट दर्पण के चैप्टर में, दर्पण वाले हिस्से में, वो है मैग्निफिकेशन फार्मूला, या हम उसको कह सकते हैं आवर्धन सूत्र, रेखीय आवर्धन। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है
रेखीय आवर्धन। इसको कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। हालांकि टॉपिक का नाम हम लिख सकते थे आवर्धन सूत्र। हमें यहाँ पे आवर्धन सूत्र के बारे में पढ़ना है। आइए समझते हैं आवर्धन सूत्र का क्या अर्थ है। मैग्निफिकेशन फार्मूला, ठीक है। आइए जल्दी से इसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। स्टूडेंट देखिए, इस टॉपिक के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे आवर्धन की बात हो रही है। आवर्धन का अर्थ क्या होता है? जनरली हम समझते हैं इसका अर्थ बड़ा होना, बड़ा करके दिखना। आवर्धित कोई चीज को हम आवर्धित करके देखते हैं, जैसे एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, जानते हैं ना, लेंस से हम चीजों को बड़ा करके देखते हैं, तो हम कहेंगे वह चीज आवर्धित दिख रही है। अर्थात वस्तु तो वही है, लेकिन हमको जो दिख रहा है वो क्या है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब वस्तु से कुछ अलग साइज का दिखता है। तो आवर्धन वैसे इस शब्द का प्रयोग होता है बड़े के अर्थ में, लेकिन यहाँ पे हम जो है इसका अर्थ करेंगे कि इसका साइज एक्चुअल में वस्तु की तुलना में क्या है। अर्थात वस्तु का अगर प्रतिबिंब बना है दर्पण से या लेंस से, तो लेंस को तो हालांकि आगे चर्चा करेंगे हम। अगर किसी वस्तु का दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है तो दर्पण ने कैसा प्रतिबिंब बनाया है? वस्तु से बड़ा बनाया है अगर, तो कितना बड़ा बनाया है? उसका 2 गुना किया है, 4 गुना किया है, कितना गुना किया है? तो अगर हमें पता करना हो कि प्रतिबिंब कितना गुना है, प्रतिबिंब का आकार, उसका साइज वस्तु के कितना गुना है, तो कैसे पता चलेगा? हम प्रतिबिंब के साइज को वस्तु के साइज से जब डिवाइड करेंगे तभी ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ऑब्जेक्ट जो हो वो 2 सेंटीमीटर का था और प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर का हुआ, या प्रतिबिंब जो है 6 सेंटीमीटर को हुआ, तो हम कहें प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा है, तो आप क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो आता है 3। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में 3 गुना है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में 3 गुना है। तो कैसे पता चला? आपने प्रतिबिंब को वस्तु से डिवाइड किया, मीन्स प्रतिबिंब का आकार को वस्तु के आकार से डिवाइड किया। तो यही इसकी हो जाती है डेफिनेशन। अर्थात जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है, अगर इसको वस्तु की ऊंचाई से डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना गुना है, और जो मान आएगा वही कहलाता है रेखीय आवर्धन। इसी को कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ये जो वैल्यू आएगा इसी को कहा जाता है रेखीय आवर्धन। चूंकि स्टूडेंट आवर्धन का इंग्लिश होता है मैग्निफिकेशन, उसका फर्स्ट लेटर है एम, तो उसको हम जनरली स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और प्रतिबिंब देखिए, हाइट, ऊंचाई यहाँ भी है यहाँ भी, मीन्स हाइट का ही रेशियो है। यह क्या है? हाइट का रेशियो। किसकी हाइट का? ऊपर प्रतिबिंब है तो हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पर नीचे ऑब्जेक्ट है तो कह सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से हम इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, और सेम तरह की राशियां हैं, ये भी ऊंचाई है यह भी ऊंचाई है, तो सेम राशियों के बीच अगर डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं अनुपात। तो हम इसको कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। बहुत आसान है स्टूडेंट, तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं। और चूंकि यह एक अनुपात है तो क्या इसका कोई मात्रक होगा? आप जान रहे हैं बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर डिवाइड हो जाएगा, सेंटीमीटर कट जाएगा, मींस इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यह सिर्फ एक प्योर वैल्यू होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमेशा एक इसका प्योर मान आएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत और बातें समझ लेते हैं। इसमें स्टूडेंट जरा एक बात ध्यान दीजिए, जैसे अगर प्रतिबिंब जो है
वो वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है। इन दोनों केसेस में देखिए इसकी वैल्यू हम जरा देख लेते हैं कि कैसी आएगी। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो अब जरा समझिए कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, अर्थात वस्तु ऊपर रहेगा तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा। अब हम जानते हैं वस्तु तो हमेशा ऊपर रहता है, तो हमें कह सकते हैं कि HO जो रहेगा इसका मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब नीचे जो राशि रहेगी वो हमेशा प्लस रहेगा। और ऊपर अब देखिए क्या होगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे नापेंगे तो माइनस में लेना पड़ेगा, तो HI का मान माइनस में आएगा। अब माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अर्थात यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो m का मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और ऐसे ही यदि प्रतिबिंब आभासी है तो आभासी के केस में सोचिए आप खुद से क्या होगा, प्रतिबिंब अगर आभासी है तो हम जान रहे हैं कि ये सीधा बनता है, और सीधे के केस में देखिए HO वस्तु तो ऊपर है तो उसका मान हमेशा प्लस में हम लेंगे, तो यहाँ नीचे तो प्लस है। अब आभासी प्रतिबिंब है तो सीधा बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब भी ऊपर बनेगा तो ये भी प्लस होगा, अर्थात डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, पॉजिटिव। तो हमें कह सकते हैं कि m का मान देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक बना है या आभासी। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो m का मान कैसा होगा, निगेटिव, और यदि आभासी है तो प्रतिबिंब m का मान क्या आएगा, पॉजिटिव। हम आराम से इससे पहचान सकते हैं प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है दर्पण के केस में। ठीक है स्टूडेंट, और एक बात यहाँ ध्यान दीजिए कि जैसे अगर आपको कंफ्यूजन हो कि बाद में कंफ्यूजन हो रहा है प्रतिबिंब ऊपर था कि वस्तु ऊपर था, तो देखिए इसमें H तो दोनों जगह लिखे हैं, यहाँ I है O है, इसी को याद कर लीजिए। I और O में पहले कौन आता है, I पहले आता है, IJKLMNO, O बाद में आता है, तो जो पहले आता है ऊपर रहेगा, बाद वाला नीचे रहेगा। तो आराम से आप इसको मन में बैठा लीजिए, जैसे भी आप कर सके आप इसको भूलिएगा मन। इसमें थोड़ा सा एक और रिलेशन हमें लाना है, आइए जल्दी से देख लेते हैं इसको स्टूडेंट। अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, वैल्यूज दी गई हैं, तो आइए देखते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो आपस में किस तरह से रिलेटेड होंगी। मान लीजिए हमने अवतल दर्पण का एक केस लिया है जिसमें एक वस्तु रखी है, मान लीजिए ये रखी है C के बाहर, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा स्टूडेंट, हम जानते हैं वस्तु अगर C के बाहर है तो इसका प्रतिबिंब C के और फोकस के बीच में बनेगा। तो थोड़ा सा ऐसे ही सिंपलिसिटी के लिए हम अपने पहले फिगर बना लेते हैं ताकि फिगर सुंदर लगे। आप जो है कभी कभी ना जब पहले वैल्यूज रख देते हैं तो चित्र सुंदर नहीं बन पाता है, गड़बड़ बनता है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो सिंपली ट्रिक है, ये तरीका सही नहीं है। पहले अपने डायग्राम में C बनाए नहीं, फोकस बनाए नहीं तो कैसे बना लेंगे, लेकिन सिर्फ हमने क्या है एक ट्रिक के रूप में इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है अगर वस्तु C के बाहर है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब बनता है C और F के बीच में, अर्थात हम यहां पे देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब इस केस में यहां पर बन रहा है। ठीक है, जैसे अगर वस्तु है ए बी तो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, यहां पर है पोल पी। अब आइए स्टूडेंट थोड़ा सा कुछ बातें देख लेते हैं। हम जान रहे हैं कि अगर ये वस्तु की ऊंचाई है एच ओ तो प्रतिबिंब की ऊंचाई इधर है हो जाएगा एच आई। और हम देख रहे हैं कि शुरू में चर्चा भी किए थे कि वस्तु और प्रतिबिंब का जो साइज होता है इनके बीच में संबंध इनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है, नजदीक रहेगा तो छोटा, दूर रहेगा तो बड़ा। यहाँ आइए इसको करके जरा देख लेते हैं। देखिए ए है वस्तु तो इसकी डिस्टेंस को हम
u से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब जो है इसकी डिस्टेंस को हम जान रहे हैं v से डिनोट करते हैं। ये प्रकाश किरण C से आई है तो इसी मार्ग पे लौट जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको स्टूडेंट, क्योंकि हम ये सब कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए जरा देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि ये वाली प्रकाश किरण हम देखे थे वहां पर अभी रिलेशन लाते समय कि ये हमारे कम काम आती है, तो हम चाहे तो इसको इरेज करके एक अन्य प्रकाश किरण पोल से होकर जाते हुए भी ले सकते हैं। तो आइए बना लेते हैं। हम जान रहे हैं अगर प्रकाश किरण पोल से लेंगे तो ये भी प्रतिबिंब स्थिति पर कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, अर्थात ये भी कहां से जाएगी, वहीं से जाएगी जहां से सारी किरणें गई हैं। अब अगर हम किरण इस चित्र को ध्यान से देखें तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले किया था कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे समरूप त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। आप दो ट्रायंगल ध्यान से देखें, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इन दोनों ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखें। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी को ध्यान से देखें आप, तो इनमें एक एंगल 90 डिग्री का है और यहाँ पर आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो जो तीसरा कोण होगा स्टूडेंट वो भी इक्वल हो जाएगा। तो तीसरा कोण भी अगर इक्वल हो जाएगा तो ये ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर, अर्थात समरूप हो गए। और अगर समरूप हो गए तो हम जानते हैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनकी जैसे संगत भुजाएं हम ले अगर, तो ए डैश बाई बी डैश बाई ए बी अगर करें, ए डैश बी डैश बाई ए बी, इसका मान क्या होगा, ए डैश बी डैश की भुजा है ए पी, ए डैश पी डिवाइडेड बाई ए पी, देख लीजिए आप, यही रिलेशन आएगा। और अगर हम वैल्यूज को प्लेस करें, हम जानते हैं कि वैल्यूज को साइन का ध्यान रखते हुए प्लेस करना होता है, तो ए डैश बी डैश चूंकि नीचे है तो इसको हम माइनस एच आई से निरूपित करेंगे, डिवाइडेड बाई ए बी ऊपर है तो इसको हम लिखेंगे प्लस एच ओ, इक्वल टू क्या आएगा, ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी, पी से लेफ्ट में है और ये प्रतिबिंब है तो लेफ्ट में है चूंकि, तो माइनस वी, और u की जो डिस्टेंस है ए भी लेफ्ट में है तो ए होगा, ए पी का मान भी आएगा माइनस यू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और यहां से एक रिलेशन आपका आ रहा है कि एच आई बाई एच ओ, तो ए माइनस जो है अगर हम लेफ्ट साइड से रिमूव करना चाहें तो वहां पर पहुंच जाएगा, इसकी वैल्यू होगी माइनस वी बाई यू। तो हमें ये रिलेशन मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है फॉर द केस मिरर ओनली, इसकी वैल्यू होती है, हालांकि डिफिनीशन लेंस में भी एच आई बाई एच ओ रहेगी, लेकिन जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आया है माइनस वी बाई यू, लेकिन लेंस के केस में आप देखेंगे आएगा प्लस वी बाई यू, वहां पे माइनस नहीं आता है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको देख लेंगे कि साइन यहाँ पे एच आई और एच ओ से हमें एम का रिलेशन फाइंड करना है या वी और यू से, प्रश्न जैसा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इन फार्मूलाज का यूज करेंगे। ओके, ठीक है। तो आगे की क्लास में स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में दर्पण से संबंधित हर तरह के प्रश्नों को हल करके देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और दर्पण के जो यूजेस हैं इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास होगी दर्पण की, उसके बाद हम आएंगे रिफ्रैक्शन पे। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।